प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं अमालगमेशन चैप्टर बीकॉम थर्ड ईयर के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आरबीडी बुक से हम इसको ले रहे हैं। इसमें दिया हुआ है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने एकीकरण का निश्चय किया। एक नई कंपनी सी लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से इन दोनों कंपनियों को लेने के लिए की गई, जो कि 20 रुपए वाले 25,000 इक्विटी अंशों में विभाजित होगी। ठीक है, तो इस बार ये शेयर्स भी आपको पहले से दिया हुआ है। दोनों कंपनियों के चिट्ठे इस प्रकार से हैं। तो ये आपके इसमें बेस बात है, ए है, बी है। ए बी तो हो गया वेंडर और सी जो है वो हो गया परचेजर। ये हमें पहले फर्स्ट फेज में और एमालगमेशन का बेसिक स्टेप्स हो गए। अब आप लोग इसको आगे देखेंगे। इसमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इन ईच फुल्ली पेड अप, तो 2 लाख इसकी कैपिटल है और 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 1 लाख इसकी है। कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी दोनों की शेयर कैपिटल आ गई। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है जिसमें रिजर्व फंड है और आपके P&L है 22,000 और 15,000। आगे देखते हैं। इसमें आपके दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर दिया हुआ है और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस दे रखा है। दोनों ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस होता है ना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है ना, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस लिखा हो तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद में आता है एसेट्स। तो एसेट्स में आपके टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग है, मशीनरी है, गुडविल है, ये आपके इंटेंजिबल में आ गए और पेटेंट आ गए। आगे स्टॉक, डेटर और बैंक। एसेट्स पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो जैसा वो प्रश्न में कहेगा वैसे फॉलो होगा, कितने में लिया, क्या लिया, नहीं लिया, जो भी। आगे इसमें इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन केवल परचेज कंसिडरेशन होती है और कुछ नहीं होता है। अब आप देखें, इसमें लिखा है द परचेज कंसिडरेशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज इज रेस्पेक्टिव कंपनीज इज ए लिमिटेड के लिए अलॉटमेंट ऑफ 15,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, 15,000 शेयर देने हैं और एक शेयर 20 रुपए का है। कितना होता है? 3 लाख रुपए। जबकि उसकी कैपिटल कितनी थी? कैपिटल हमने अभी ऊपर उसकी देखी ना, 2 लाख थे, लेकिन उसको 3 लाख रुपए के शेयर दिए जाएंगे। और बी लिमिटेड को अलॉटमेंट ऑफ 8,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, तो ये आपके हो जाएगा 8,000 इंटू 20। कितना? 1,60,000। टोटल शेयर कितने हो गए बच्चों? 4,60,000। कुछ बच गया? टोटल शेयर उसने स्टार्ट में दिए थे ना कि कितने शेयर इशू किए? आप लोगों ने याद कर लिया होगा ना सवाल में। 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, स्टार्ट में लिखा था ना। जो कंपनी सी बनी थी उसमें 25,000 इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से उसने परचेज कंसिडरेशन के नाम पे कितने बांट दिए हैं? 15,000 20 रुपए वाला एक इक्विटी शेयर है, दोनों ही देखो, है ना। और 8,000 ये, तो कितना होता है? 15 और 8 23,000 होता है। 23,000 शेयर्स है, एट द रेट 20 है, तो यही आएगा। समझ में आता है? ये लिखा नहीं था लेकिन अंडरस्टूड होता है, इसलिए मैंने वापस आपको दिखाया। देखो, उसने इतना इशू किया, इतना दे दिया, तो अभी उसके पास बचा हुआ पड़ा है, तो उसका क्या करता है क्या नहीं करता वो भी हमें देखना है। अदरवाइज जो इशू किया वो रहेगा। आगे वो लिखता है, ये दोनों बातें तो हमने पढ़ ली। ए लिमिटेड व बी लिमिटेड की पुस्तकों को बंद करने के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। ये एक काम हो गया, ए में भी देनी है, बी में भी देनी है। क्लोजिंग एंट्रीज, ख्याति स्लैश पूंजी संचय को दर्शाइए। गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो होता है उसको भी आपको शो रिप्रेजेंट करना है। और सी लिमिटेड की पुस्तकों में प्रारंभिक प्रविष्टियां करनी है। तो ये तीसरा काम। चौथा काम,
1 अप्रैल 2019 को लिमिटेड का प्रारंभिक चिट्ठा बनाई है, तो सी लिमिटेड का बैलेंस शीट बनेगा। तो ये आपके 5 होते हैं। ये सारी चीजें उसने पूछ ली है, कुछ भी बाकी रखा नहीं है। परचेज कंसिडरेशन ये यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन ए लिमिटेड का 3 लाख ये रहा, और बी लिमिटेड का 1,60,000 ये रहा। कोई दिक्कत कर रहे हो बच्चों? अब ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे आएगी, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे तब कैलकुलेशन में आएगी। यहाँ तक का हिसाब समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन का? देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। प्यारे बच्चों देखें, वेंडर कंपनी में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली एंट्री हमें करनी है, जैसे ही मैं नाम लेता हूँ वेंडर कंपनी, तो दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, रियलाइजेशन। क्या शब्द आना चाहिए? रियलाइजेशन। कोई जब भी आप वेंडर कंपनी की एंट्रीज करोगे तो रियलाइजेशन शब्द से ही सारा काम चलना है। इसमें हम पहले एसेट्स को, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाल के ट्रांसफर करते हैं, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते हैं, परचेज कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। फिर जो परचेज कंसिडरेशन रिसीव हुआ वो लास्ट में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है। इस बीच में अगर कहीं पे लॉस या प्रॉफिट है तो वो रियलाइजेशन में जाता है। ये थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, जो इस कहानी जो एक क्रम में चलती है वो आपकी समरी है। अब इस हिसाब से अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, सब पहली एंट्री एसेट्स के लिए, फॉर एसेट्स। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एसेट्स के खाते बंद करते हैं। तो उसमें हेडिंग लिखें, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर डेबिट होगा टू गुडविल, लिख सकते हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल में आप लोग यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे शब्द आप लिख दे, बी एफ लिख दो, बैलेंसिंग फिगर अंतर से ले लेंगे। और तो गुडविल का कोई प्रावधान बचता नहीं है। एक मिनट रुकिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें। इसमें बैलेंसिंग फिगर इन द बुक्स ऑफ परचेजर आएगा, यहाँ पे बुक वैल्यू लिखना है। यहाँ पे लिख दो बुक वैल्यू। खाते बंद करने हैं ना, तो बुक वैल्यू आएगा। अमाउंट कितनी दे रखी है वो ही लिखनी है। कितनी दे रखी है गुडविल की? हाँ बेटा, 38,000, 38,000। उसके बाद में टू, अगली एसेट्स, अगली एसेट्स कौन सी है? लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, ये भी बुक वैल्यू ही लिखनी है, सारी बुक वैल्यू से आएंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी टू पी एंड एम, वो आपकी हो जाएगी 60,000। फिर उसके बाद में गुडविल हम लिख चुके हैं, पेटेंट लिखना है तो लिखें टू पेटेंट। तो पेटेंट आपके दे रखा है 17,000। उसके बाद में स्टॉक, डेटर और बैंक, तीन और हैं तो लिखें टू स्टॉक, टू डेटर, टू बैंक। स्टॉक 26,000, कैलकुलेटर पे टोटल लगाते रहना। फिर 42,000 और फिर 17,000। स्टॉक, डेटर, कैश तीनों आ गए। सारों की टोटल करो कितना आता है, बैलेंस शीट की टोटल के बराबर आ रहा है। बस ये चेक हो गया। इसमें हमने ये बेसिक बात सीखी कि चूंकि वेंडर की बुक है तो खाते जितने से ओपन है उतनी से ही बंद होंगे, सारे बुक वैल्यू से ही लेने हैं। ठीक है, ये आपके हो गया एसेट्स। सेकंड आपके लेंगे नंबर 2, फॉर लाइबिलिटीज।
तो लाइबिलिटीज के खाते बंद करने की जर्नल एंट्री करनी है। तो लाइबिलिटीज में आपके दे रखा है प्यारे बच्चों, क्रेडिटर है, एक्सपेंसेस है, दो ही है। तो लिखें क्रेडिटर अकाउंट DR और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, या जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR। दोनों ही लाइबिलिटीज ये दो ही है ना, रिजर्व अलग चीज होती है, लाइबिलिटीज तो ये दो ही है। तो उनके केवल लाइबिलिटीज के ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पे अमाउंट है 19,000, 1,000, 20,000। अब आप देखें रियलाइजेशन एक बार DR हुआ और एक बार CR हुआ। एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए अपोजिट एंट्री के लिए होता है ऐसा। ये जब हमने एंट्री समझी थी तब ये बात समझी थी कि ये क्यों होता है। अब उसके बाद में आपके आता है कौन कौन से खाते बंद करने हैं। अब बचा हमारे पास लाइबिलिटीज में, देखो रिजर्व बचा है, P&L बचा है और कैपिटल बचा है, सही है। अब ये कौन सी नेचर का है अमालगमेशन, कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो इन द नेचर ऑफ परचेज माना जाता है। कल मैंने क्वेश्चन में ये बात कही थी, तो आज कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अब ये तीनों एक साथ बंद कर देंगे। तो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, रिजर्व फंड अकाउंट DR और तीसरा आपके दे रखा है P&L अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये सारे होल्डर में ट्रांसफर हो जाते हैं। कितना है अमाउंट देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल इसकी पहले की 2 लाख है ना। रिजर्व फंड में 58,000 है, देखते चले किताब में। और P&L 22,000 है। तीनों का टोटल लगाना है बेटा 2,80,000। कोई दिक्कत बच्चों। अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स पार्ट क्लोज कर दिया हमने। हाँ बोलो। लाइबिलिटीज पार्ट भी 2 एंट्री में हमने कर दिया, एक में लाइबिलिटीज के नाम पे क्योंकि वो सारी तो जानी थी रियलाइजेशन में, और इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व और P&L ये सारे होल्डर के होते हैं, मालिक के होते हैं। रिजर्व किसका होता है, मालिक का होता है। P&L किसका होता है, मालिक का होता है, इसलिए होल्डर में ट्रांसफर करते हैं। तो होल्डर में ट्रांसफर कर दिए। अब चौथा लिखो, चौथी जर्नल एंट्री परचेज कंसिडरेशन PC की। तो PC में आपके देने वाला कौन है, C लिमिटेड से मिलेगा ना। तो C लिमिटेड के लिए ड्यू करना है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखे C लिमिटेड, परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR लिखा था ना, तो परचेजिंग कंपनी अब C लिमिटेड है। तो C लिमिटेड अकाउंट DR और 2 आपके लिखे रियलाइजेशन, ठीक है। कितना हुआ इसका अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था ना, दे रखा था 15,000 शेयर थे, नीचे लिख लो। इसको परचेज कंसिडरेशन के नाम पे 15,000 इंटू 20 रुपए का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 लाख। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, समझ में आता है। और ये PC कौन सी हुआ नेचर का, नेट एसेट से नहीं निकाला, ये पेमेंट दे रखा था डायरेक्ट। तो हमने एक पढ़ा था ना पेमेंट मेथड, तो ये पेमेंट मेथड है, तो उसमें हमें ये पहले ही बता देता है कि हम ये देंगे। ये पेमेंट मेथड से आता है परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे लिख देना PC ड्यू, ये PC ड्यू की एंट्री है। जब PC ड्यू हो जाता है तो वापस प्राप्त भी होगा। तो 5वीं एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीव होने पर, तो रिसीव में वो इसको क्या दे रहा है, वो डेबिट किया जाता है। तो इक्विटी शेयर
कैपिटल देता है क्या, सॉरी इक्विटी शेयर्स इन लिखना है, इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। तो याद है ना, इसकी जनरल एंट्री जब हमने लिखी तब ये लिखा था इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट दिया, ऐसा लिखा था। अब इसमें चूंकि परचेजिंग कंपनी की जगह पे अब हर बार नाम आ जाएगा तो सी लिमिटेड, तो जनरल एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड अकाउंट दिया टू परचेजिंग कंपनी, यानी सी लिमिटेड अकाउंट। और अमाउंट कितनी है बच्चों, 3 लाख, 3 लाख। यहां पे भी लिख दें और यहां पे भी लिख दें, कोई दिक्कत है बच्चों। और ये आ गया पीसी पेड का। छठी एंट्री, छठी एंट्री हमने मेन सारा काम यहां तक कर दिया है, सारी एसेट्स बंद। पहला काम याद करना है मेरे साथ साथ आप लोगों को, जो सुन रहे हो ना, क्योंकि क्रम कैसे याद होगा, आप लोगों को जनरल एंट्रीज करनी है और उसका क्रम कैसे याद होगा, क्योंकि प्रश्न में तो कहीं लिखा नहीं था ऐसे ऐसे करना है। हमारे दिमाग में ये थीम रहेगी, पहले एसेट्स को बंद करना है फिर सारी लाइबिलिटीज को करना है, एज पर द क्वेश्चन के अनुसार। दोनों बंद हो गए तो फिर परचेज कंसिडरेशन को क्या करना है, ड्यू करना है, फिर रिसीव करना है। 4 काम हो गए। अब इसके बाद में आप लोगों को रियलाइजेशन को बंद करना होता है। किसको, रियलाइजेशन को। तो एक कैलकुलेशन देखो कि रियलाइजेशन डीआर कितने से हुआ है और सीआर कितने से हुआ है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रियलाइजेशन डीआर की टोटल करो कितना होता है और रियलाइजेशन सीआर की टोटल करो कितना होता है, ताकि डिफरेंस आ सके। तो पहली एंट्री में रियलाइजेशन डीआर है, दूसरी में सीआर है, फिर तीसरी में है नहीं, चौथे में आपके डीआर सीआर है, और बस 3 बार ही आया रियलाइजेशन का नाम। टिक लगाओ पहले रियलाइजेशन, जो जनरल एंट्री अब तक करी है। मैं भी लगवाता हूं, देखो मेरे साथ देख लो आप लोग। रियलाइजेशन 1 बार, डीआर है 3 लाख से। रियलाइजेशन 2 बार, सीआर है आपके 20,000 से। उसके बाद में रियलाइजेशन 1 बार फिर क्या हुआ, सीआर हुआ, ठीक है ना, 3 लाख से। बस इतना ही तो आया। तो अब आप मुझे टोटल बता सकते हैं कि डीआर में टोटल कितना आया, 3 लाख, और सीआर में टोटल कितना आया। बहुत अच्छे, ऐसा लिखेंगे ना तो अपने को अमाउंट पता चलेगी कि ये जो एंट्री होगी वो कितने से होगी, तो वो डिफरेंस से होती है। तो डिफरेंस कितना है बेटा, 20,000 सीआर अधिक है। क्यों, सही बात है क्या, सीआर अधिक है तो इसको आपको डीआर करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अगली एंट्री, क्योंकि ये रियलाइजेशन का जो अकाउंट में शेष बचता है ना, उसको बंद करना है। बंद करना है तो ऑब्वियस है, अगर सीआर अधिक है तो उसको डीआर कर दो तो वो क्लोज हो जाएगा। तो लिखे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन होल्डर में समा जाता है क्योंकि मालिक के पास जाएगा, ये प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। यहाँ पे जो अंतर आता है ना, वो प्रॉफिट या लॉस कहलाता है, और यहाँ पे इसको 20,000 का प्रॉफिट होता है। आ रही बात समझ। तो प्रॉफिट किसके खाते में चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में। आप चाहें तो इसमें ब्रैकेट में प्रॉफिट शब्द लिख देना याद रहने के लिए। बाकी ये एंट्री का तरीका समझ में आया, हमेशा ऐसे होगा। अगर मान लो ये डीआर ज्यादा आता तो आप रियलाइजेशन को क्या करते, सीआर करते, क्योंकि और सीआर किस में करना होता है, होल्डर में। रियलाइजेशन का अंत होल्डर में होता है, रियलाइजेशन को ट्रांसफर होल्डर में किया जाता है, रियलाइजेशन होल्डर में समा जाता है। तीनों बातों का एक ही मतलब। ये एंट्री ऐसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया आप लोगों को बच्चों, है ना, लापरवाही नहीं करना है। और ये आएगी भी ऐसे ही, और कोई तरीका भी नहीं है। बस ये डीआर सीआर लिखते हैं ना तो अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि संख्याएं आ गई। अमाउंट कितनी आनी है बेटा, 20,000 से। अब आप डीआर सीआर बराबर हो गया, यानी रियलाइजेशन का भी खाता बंद हो गया। क्लोजिंग एंट्री चल रही है। और सातवीं एंट्री लिखे
सातवीं एंट्री कौन सी होगी? अब आप ये देखो कि इसमें इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट अब खुला हुआ पड़ा है, तो सेम वही तरीका, इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट और क्रेडिट जो हुआ उसका डिफरेंस क्या है, तो मैं वो भी लिखता हूं। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर डीआर कितने से है और इक्विटी शेयर होल्डर सीआर कितने से है। तो आप कहोगे सर होल्डर डेबिट तो हमने एक बार भी नहीं किया है क्या? देखो चेक करें, टिक लगाता हूं, आप मेरे साथ साथ देखें। यहां से शुरू करते हैं। पहली एंट्री में रियलाइजेशन है, नहीं होगा। दूसरी में भी रियलाइजेशन है, यहाँ पे नहीं है होल्डर कहीं पे। तीसरी में होल्डर आता है ना, तो तीसरी में आया सीआर आया है, ये एक बार। उसके बाद में होल्डर आया कहीं पे, हाँ अभी देखते हैं। देखो चौथी में नहीं है, चौथी में नहीं है, पांचवी में नहीं है, छठी एंट्री में फिर सीआर हुआ। कितने से? 20,000 से। तो पहले कितने से हुआ था सीआर? 280 से। तो 3 लाख हो गया सीआर। डीआर हुआ नील। आप कहोगे सर डीआर नहीं है, आगे वाले सवालों में यहां पे भी आ जाएगा। ये कब आएगा वो अभी बता दो। ये तब आएगा जब आपके लॉसेस हों, बैलेंस शीट में लॉस दिया हुआ हो, तो होल्डर सीआर आपके डीआर में लिखा जाता है, तो उस समय आएगा। इसलिए ये डीआर सीआर लिखने की आदत डालनी है। तो इसका बैलेंस है 3 लाख रुपए सीआर है, इसको समाप्त करना है तो क्या करेंगे बच्चों? अपोजिट करेंगे। तो लिखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डीआर। सीआर था ना ज्यादा, ज्यादा कौन था? सीआर था। तो उसको समाप्त करना है तो अपोजिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किया 3 लाख से। और इसको समाप्त कैसे करें? तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे देके शांत करना होता है। तो पैसे देने का मतलब हो गया जो परचेजिंग कंपनी ने शेयर दिए थे ना, वो अब इसको दे दो। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड। ऊपर ये खाता खुला पड़ा था, कितने रुपए दिए थे उसने? 3 लाख। पेड। ये आपके सारे खाते बंद हो गए इस जनरल एंट्रियों के माध्यम से। अब इस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। बैलेंस शीट समाप्त यानी कंपनी समाप्त। ये इतना ही हिस्सा है इसका। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करेंगे। मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री जब सिखाई तो उस समय इसी अवधारणा पे सिखाई थी कि जनरल एंट्री अच्छा सीखोगे तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा। और जो जो बातें उस समय बोली अब वो प्रैक्टिकली समझ में आ गई कि देखो डीआर सीआर कितना इंपॉर्टेंट होता है। सारे अकाउंट ओपन हुए, सारे अकाउंट क्लोज भी हुए। अब एक भी खाता खुला हुआ नहीं, भले आप डीआर सीआर सबका करके देख लो। लेजर बनाओगे ना तो सब नीली नीला होना है। डीआर जितने से हुआ उतने से हर चीज सीआर हुई है। आ रही बात समझ? तो सारे खाते बंद हो गए, बैलेंस शीट नील हो गई। बैलेंस शीट नील होते ही क्लोज हो गया, इसीलिए इसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, है ना। लिखा था ना पास क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो ये इसमें आता है। क्लियर? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इसमें आप बी लिमिटेड की जो जर्नल एंट्रीज है वो स्वयं करेंगे, HW में रहेगी। अब आगे देखते हैं। सी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। सी है परचेजिंग कंपनी, जिसको दोनों ए और बी के दोनों की जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फॉर्मेट बनाते हैं। सी बच्चों परचेजिंग कंपनी है, तो परचेजिंग कंपनी की बुक में हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो इसको ए और बी दोनों के एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए एंट्री करनी है। पहले लिख दें यहाँ पे 4 ए लिमिटेड, तो इसमें दो एंट्री होगी। पहली एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेने के लिए, दोनों एक साथ एंट्री होती है। तो लिखे एसेट्स अकाउंट डीआर टू लाइबिलिटीज, ऐसे नहीं लिखना है, इंडिविजुअली लिखनी है। तो इंडिविजुअली लिखनी है। और गुडविल इसमें आप है ना लिख के खाली जगह छोड़ देना। तो यहाँ पे लिखिए गुडविल से स्टार्ट कर दिया करो। गुडविल अकाउंट डीआर, एक एसेट्स जगह छोड़ दी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। प्रश्न में कहा था ना गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो तो शो करना, वो यहाँ आएगा। अब उसके बाद में बाकी सारी एसेट्स लेनी है। लैंड एंड बिल्डिंग
अकाउंट डी आर, बोलना कितना है बेटा अमाउंट? हाँ, कौन सी कंपनी का बोलोगे? ए का, 1 लाख। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी P&M, अकाउंट डी आर 60,000। फिर उसके बाद में पेटेंट, अकाउंट डी आर कितना है? 17,000। फिर उसके बाद में स्टॉक कितना है? हाँ बेटा, 26,000। फिर उसके बाद में डेटर, अकाउंट डी आर कितना है? 42,000। और उसके बाद में कैश एट बैंक, वो आपके दे रखा है बैंक अकाउंट डी आर कितना है बेटा? 17,000, 17,000। फिर उसके बाद में सारी लाइबिलिटीज, इसमें जब लाइबिलिटीज लेता है तो रिजर्व जो उसमें था रिजर्व फंड वो नहीं लिखा जाता है, याद रखना है, क्योंकि इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो टू क्रेडिटर, अकाउंट कितना है क्रेडिटर? 19,000। एक आपके था टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस को मैं आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर लिख रहा हूं, वो है आपके 1,000। और उसके बाद में आपके आएगा टू लिक्विडेटर, ऑफ ए लिमिटेड डी आर, ठीक है। और यहां पे पीसी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? पीसी, 3 लाख। क्या कोई अंतर आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस निकालेंगे तो डेबिट का टोटल 320 होता है, और इधर का टोटल लगाओ कितना होता है? ये तो 3,20,000 हो गया, सही है ना? ये हो गया सीआर साइड। डीआर का टोटल कितना हुआ? हाँ बोलो बेटा, इसका टोटल लगाना है, यहां से स्टार्ट करो। डिफरेंस 58,000 आ रहा है, 58,000। तो टोटल बता तो दो कितनी होती है? तो यहाँ पे लिखो 2,62,000। ये कैलकुलेशन नोटिंग में लिया करो, साइड में आ गई। तो इसका जो डिफरेंस है वो गुडविल कहलाएगा, तो वो आपके आता है 58,000। समझ में आया बच्चों? गुडविल क्यों हुआ? कि जो उसकी वैल्यू से ज्यादा हम उसको देते हैं, नेट एसेट से ज्यादा, वो सारा गुडविल होता है। उसमें उसकी 38,000 की गुडविल जो उसकी खुद की थी वो भी आ गई, और जो उसने दिया था एक्स्ट्रा वो भी आ गया, तो दोनों ही आ जाते हैं। आ रही है बात समझ? इसलिए इसको बैलेंसिंग फिगर से अपने को हमेशा लेना है, नोटिंग में ले लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड एंट्री करनी है पेमेंट की, तो सेकंड एंट्री में लिखें पीसी पेमेंट की है, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, अकाउंट डी आर। ये हमने सीआर किया था ना, अब 3 लाख रुपए से ही ये क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। और टू लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे वो शब्द जो है वो कैपिटल बन जाता है, 3 लाख रुपए, और ये पेड हो गया। बस ए लिमिटेड में ये दो एंट्रियां आपके होंगे, और कोई एंट्री नहीं होना, खाता ओपन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। क्योंकि नई कंपनी जो जेड है ना, उसको सारे खाते खोलने थे, तो खाते खोलने के लिए पहली एंट्री होगी, सबके खाते खुल गए हैं। अब आप लिखें 4 बी लिमिटेड, LTD लिमिटेड, लिख लिया बच्चों? पहली एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेने के लिए लिखो। तो एसेट्स अकाउंट डीआर लिखना है, इसमें भी पहला गुडविल से शुरू करना है, गुडविल अकाउंट डीआर, और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दो इसमें भी। अब उसके बाद में आपके दूसरे लिख लो। अब देखो, चूंकि मुझे इसमें पता था गुडविल है, पता इसलिए था क्योंकि प्रॉफिट पे ज्यादा रुपए दे रहा था, तो गुडविल पता चल ही रही थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस प्रश्न में मुझे देखते ही पता चल गया कि गुडविल है, क्योंकि प्रश्न में उसकी वैल्यू से ज्यादा उसको शेयर दे दिए गए थे। 3 लाख दिए थे ना, जबकि उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी।
तो ज्यादा देने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुडविल, तो मैं गुडविल शब्द लिख रहा हूं। अदरवाइज आप लोग जब सवाल करें तो गुडविल के लिए खाली लाइन छोड़ देना, गुडविल शब्द मत लिखना, क्योंकि हो सकता है उसके अपोजिट साइड में कैपिटल रिजर्व भी आ जाए। क्योंकि मैंने इस एंट्री को जब आपको सिखाया तो मैंने उसमें लिखा है नोट में कि इसमें जो डिफरेंस है, अगर वो ऊपर की तरफ आता है तो गुडविल है और नीचे की तरफ आता है तो कैपिटल रिजर्व है। हमें पता नहीं होगा तो उस समय हम गुडविल के लिए एक लाइन छोड़ के जरूर रखेंगे, बस इतना ही करना है। अब इसमें एसेट्स एक एक करके बोलो क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग L&B, अकाउंट DR कितना है? हाँ बेटा 50,000। फिर P&M, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 39,000। थोड़ा सा ये ना फास्ट करना है ये सारी चीजें। स्टॉक कितना है? 18,000। फिर डेटर कितना है? हाँ बेटा 35,000। फिर उसके बाद में बैंक है, कितना है? 6,000। बस हो गई सारी एसेट्स। और 2 में क्या लिखेंगे? जो लाइबिलिटी हमने ली तो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितना है इसमें? 9,500। फिर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर कितना है? 500। और 2 पीसी में आएगा 2 लिक्विडेटर, LIQ लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। समझ में आ रहा है बेटा? और इसमें लिखते किसको हैं? पीसी को। तो पीसी हमने निकाला था इसका 1,60,000। डिफरेंस निकालो। ये सीआर है, सीआर और डीआर का डिफरेंस निकालना है। कितना आता है? 22,000। तो वो गुडविल हो जाएगा, यहां पे लिख दो 22,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 2 बार हो रही है हर चीज रिपीट में, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और सेकेंड एंट्री कौन सी होती है बेटा? 2, सॉरी सेकेंड एंट्री किस चीज के लिए करनी है? पीसी पेड के लिए। तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, जो डीआर के सीआर किया था वो अब डीआर हो जाएगा। अकाउंट डीआर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होता है? हाँ बेटा बस ये जो ऊपर लिखा था वही वापस होती है, इसलिए अमाउंट कभी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से यहां आती है। और ये हो गया आपका पीसी पेड। ये 2 एंट्री होती है और बस ये समाप्त हो गया। सी लिमिटेड में 2 और 2 4। अब आती है बैलेंस शीट, तो जल्दी से बनाए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसकी बनाओगे? ए और बी की बनाओगे क्या? क्योंकि वो तो है ही नहीं, उनको बंद कर दिया हमने। अकाउंट में बंद ऐसे ही होता है, जीरो कर दो बस। बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स, सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखना है। तो शेयर कैपिटल इसने टोटल इशू कितने किए थे? हमने काउंट लिया था 23,000 इशू किए थे, है ना? 15,000 एक को दिए और 8,000 एक को दिए, तो 15 और 8 23 होता है ना। तो लिखो 23,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना है? 20 ईच। अमाउंट बताओ कितना होता है? 4,60,000। इसमें हमने दोनों के शेयर जोड़ दिए हैं, है ना? 15,000 और 8,000 दोनों जोड़े। फिर उसके बाद में नंबर 2 लिखें क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी दोनों जोड़ने हैं। बोलो पहले का कितना है क्रेडिटर? बैलेंस शीट देखो किताब में बच्चों, इसके लिए क्रेडिटर दोनों 19,000 और 9,500। तो 19,000
प्लस 9,500, टोटल बोलो। हाँ बेटा, 28,500। और उसके बाद में लिखो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। तो ये आपके पहले में कितना है, 1,000, और दूसरे में 500, टोटल 1,500। और कुछ नहीं आएगा, 1,000 लिख दिया। टोटल लगाएं बेटा। बैलेंस शीट की टोटल कितनी दे रखी है, हो गया बच्चों। अब उसके बाद में एसेट्स। तो एसेट्स में आप क्या करोगे, ए से जो ली और बी से जो ली दोनों जोड़ के लिखेंगे, बस इतना ही काम करना है। सबसे पहले गुडविल 58,000 प्लस 22,000 कितना होता है, 80,000। फिर उसके बाद में बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बेटा, 1,00,000 प्लस, ऐसा बोलो, 1,00,000 प्लस 50,000। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हर बार दोनों जगह से हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी बोलो, 60,000 प्लस 39,000, 39,000, टोटल 99,000। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर आपके आता है पेटेंट। पेटेंट पहले का 17,000 और दूसरे का नील, तो कितना हो जाएगा, 17,000। फिर उसके बाद में स्टॉक। स्टॉक पहले का 26,000, दूसरे का 18,000, टोटल, हाँ बेटा, 44,000। फिर तीसरे का लिखेंगे, स्टॉक के बाद में डेटर। डेटर पहला 42,000 प्लस 35,000, टोटल, हाँ, 77,000। और फिर बैंक, वो आपके आएगा 17,000 प्लस 6,000, कितना, 23,000। ए और बी दोनों की संपत्तियां और दायित्व लिए तो दोनों की जोड़ लगानी पड़ेगी, टोटल आ जाएगा 4,90,000। ये आपका बच्चों यहाँ पे सवाल समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।